हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी नाउ डीएसएल। तो चलिए आज हम अपना शुरू करते हैं राजनीतिक शास्त्र यानी पोल साइंस का टॉपिक नंबर 4, जिसमें हमें पढ़ना है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा टाइमिंग होता है प्रत्येक बुधवार और रविवार को सुबह 10 बजे होता है हमारे वीडियो के आने का समय। आज हम जानने वाले हैं, पहले तो लोकतंत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र क्या है। जो पीछे का 3 वीडियो रहा हमारा, वो लोकतंत्र के ही बारे में रहा कि भैया लोकतंत्र क्या है, इसको एक्सप्लेन करने में ही रहा। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भैया लोकतंत्र के बारे में समझ गए होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सत्ता की साझेदारी के बारे में। सत्ता की साझेदारी मतलब क्या, माने क्या, सत्ता में साझेदारी माने क्या। तो कहा गया कि समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना ही सत्ता में साझेदारी कहलाता है। तो सरकार बनाने में, मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है कि सरकार बनाने में जो हिस्सेदारी है वो किसके, तो समाज के सभी वर्गों का। तो वर्ग मतलब क्या, समाज के सभी वर्ग मतलब क्या, तो जैसे चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे लिंग के आधार पर हो, या वर्ग के आधार पर हो, या क्षेत्र के आधार पर हो, या जैसे क्षेत्र के आधार पर क्या, क्षेत्र के आधार पर जैसे शहरी हो गए, ग्रामीण हो गए, मतलब सब लोगों की भागीदारी इसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदू की भागीदारी है और मुस्लिम की भागीदारी ना हो, फिर यहाँ सत्ता में साझेदारी तो रहेगी नहीं। अगर हिंदू की भागीदारी है, मुस्लिम की भागीदारी है, सिख और ईसाई की ना हो, तो इसे हम सत्ता में साझेदारी नहीं कहते हैं। सत्ता में साझेदारी मतलब ये कि हमारा मतलब जितने भी कास्ट हैं, जो भी हम कास्ट बना के रखे हैं, जितने भी क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, जितने भी लिंग से जुड़े लोग हैं, जितने भी जाति से जुड़े लोग हैं, जितने भी वर्ग से जुड़े लोग हैं, सभी की इस सत्ता में साझेदारी होनी चाहिए। सत्ता में साझेदारी मतलब वोटिंग करने में उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, इलेक्शन में खड़ा होने का उनको हक मिलना चाहिए। तभी हम पूर्ण रूप से समझ पाएंगे कि भैया ये सत्ता में साझेदारी है। अगर मान लेते हैं कि भैया ब्राह्मण और राजपूत लोगों का ना एक जो ये जाति है, इनको सत्ता में खड़ा होने का हक दे दिया जाए, ठीक है, मतलब ये ना भैया इलेक्शन लड़ सकते हैं, और बाकी जो अदर कास्ट हैं उनसे उनका हक छीन लिया जाए, तो ये सही बात नहीं है। यहाँ सत्ता में साझेदारी नहीं हम बोल सकते हैं इसको। सत्ता में साझेदारी मतलब जितने भी कास्ट हैं, जितने भी धर्म हैं, क्षेत्र के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, वर्ग के आधार पर हो। वर्ग के आधार पर कहने का मतलब है सामान्य हो गया वर्ग, पिछड़ा हो गया वर्ग, अति पिछड़ा हो गया वर्ग, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, सभी जब इस सत्ता में यानी कि इलेक्शन में वोटिंग करने के लिए खड़े हो, या वो प्रत्याशी के रूप में खड़े होने का जब हक इनको मिलने लगे, उसी को हम कहते हैं सत्ता में साझेदारी। तो इनका जो डेफिनेशन होगा सत्ता में साझेदारी का, कि समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना ही सत्ता में साझेदारी होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि सभी वर्ग के लोगों में की जो इसमें हिस्सेदारी होगी, वो कहने का क्या मतलब है, तो कहने का मतलब है कि अगर सभी वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी अगर इसमें नहीं होगी, तो उसे हम लोकतंत्र तो कहेंगे नहीं, क्योंकि वहां तो सत्ता में साझेदारी हुआ नहीं। अब दूसरी बात क्या है कि भैया अगर मान लेते हैं कि कोई एक जात को आप ऊपर उठा रहे हैं, दूसरे जात को नीचे लेके आ रहे हैं, तो यहाँ सत्ता में साझेदारी हम उसको नहीं बोलेंगे। मतलब सबको बराबर हक मिलना चाहिए, ठीक है। अगर आप मान लेते हैं कि सभी को हिस्सेदारी आप बराबर नहीं दीजिएगा, किसी एक को ज्यादा किसी एक को कम दीजिएगा, तो जिसको कम दीजिएगा वो अपने हक के लिए लड़ेगा ही। इसका हम एग्जाम्पल आगे देखेंगे कि किस प्रकार से दंगे हुए हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे दंगे हुए हैं, बहुत सारे गांव, क्षेत्र, देश तक इससे तबाह है, परेशान है, क्योंकि अगर सत्ता में साझेदारी जहां नहीं हुआ, वह पूर्ण रूप से लोकतंत्र नहीं लागू होगा। और जब लोकतंत्र नहीं लागू होगा तो भैया समस्या तो है। यहाँ झगड़े हुए हैं, सामाजिक दंगे हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। चलिए, बात आप ध्यान रखेंगे कि जहां सत्ता में साझेदारी ठीक ढंग से हुई है वहां लोकतंत्र सफल रहा है, और जहां सत्ता में साझेदारी ठीक ढंग से नहीं हुई है वहां लोकतंत्र हमेशा से असफल रहा है। मैं लोकतंत्र के बारे में बता दूं कि लोकतंत्र का मैं अन्य नाम भी मैंने आपको बताया है। इसका नाम जनतंत्र है, प्रजातंत्र है, और क्या है, इसको डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। सभी का मतलब कुल मिला के यही होता है लोकतंत्र का, जनता का
शासन। अच्छा, इस के बाद मेरा एक आपसे सवाल है कि आखिर भारत में किसका शासन होता है? हम पूछे कि भैया भारत में किसका शासन होता है? क्या प्रधानमंत्री का होता है, क्या राष्ट्रपति का होता है, क्या मुख्यमंत्री का होता है, या क्या जनता का होता है? किसका शासन होता है? तो आप ध्यान करिए कि कुल मिला के इन सभी कार्यों में जनता की भागीदारी अहम होती है। तो इनमें से आप जनता को सेलेक्ट कर सकते हैं कि जनता जो है वही शासन चलाती है, यानी कि भारत में किसका शासन है? कुल मिला के जनता का शासन है। अब सबसे बड़ी बात है कि भैया आप बता तो दिए कि सत्ता की साझेदारी, तो सत्ता की साझेदारी हुआ कहाँ कहाँ है? तो सबसे पहला मैं आपको एग्जाम्पल जो लेने वाला हूं वो लेने वाला हूं बेल्जियम का। ठीक है, सबसे पहला जो आपके लिए मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूं वो लेने वाला हूं बेल्जियम का। क्या था कि बेल्जियम में अगर आपको मैं बता दूं तो इसको दो भाग में बांटिए, एक 80% और एक 20%। अब कहिएगा ये क्या है? तो बेल्जियम में दो भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, एक था फ्रेंच बोलने वाला और एक था डच बोलने वाला। मतलब हम कह सकते थे कि 80% जो थे वो फ्रेंच भाषी थे और 20% जो थे वो थे डच भाषी। अब मामला क्या था भैया? चूंकि यहाँ इनका बहुमत है ना, फ्रेंच भाषियों का ज्यादा बहुमत है, तो जब भी सरकार बननी होती थी तो ये आपस में ही झगड़ा करने लगते थे कि भैया सत्ता हमें चाहिए, सत्ता हमें चाहिए, मतलब सत्ता में हम रहेंगे। ठीक है ना, अगर इधर से खड़ा होता था लोग तो इधर से कहता था कि तुम ज्यादा हो इसलिए है, हमको भी चाहिए हक, हमको भी हक दो, तो ये लोग लड़ता था, है ना। मतलब डच लोग लड़ता था अगर फ्रेंच भाषी खड़े होते थे तो। लेकिन अगर जब डच भाषी खड़े होते थे, डच भाषा बोलने वाले, तो फ्रेंच भाषी लोग कहते थे कि भैया संख्या तो मेरा ज्यादा है तो हमारा हमको होना चाहिए सत्ता में। तो इसको लेके ना कई बार इन लोगों का झगड़ा हुआ। अच्छा, इसके बारे में बता दूं बेल्जियम के बारे में कि बेल्जियम जो है ये महादेश कौन सा पड़ता है? बेल्जियम किस महादेश में पड़ता है? तो ये यूरोप महादेश में पड़ता है, याद रखिएगा। बेल्जियम आपका यूरोप महादेश में पड़ता है। राजधानी इसकी ब्रुसेल्स होती है। राजधानी कहाँ होती है? राजधानी कहाँ होती है? ब्रुसेल्स होती है। कहाँ होती है भैया? ब्रुसेल्स, हाँ ठीक है, राजधानी इसकी ब्रुसेल्स होती है। अब मैं बता दूं कि जब भी होता था ना तो ये लोग आपस में झगड़ा करने लगते थे। तो हुआ क्या कि भाई 1970 से 1993 के बीच में ना 4 बार संविधान संशोधन हुआ। अब संविधान संशोधन आप समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं ऐसे बताता हूं, संविधान संशोधन मतलब कानून में बदलाव। कहीं नोट करके आप लिख लीजिए कि संविधान संशोधन संविधान संशोधन मतलब क्या? कानून में बदलाव। कानून में बदलाव। संविधान संशोधन माने क्या? तो संविधान संशोधन माने कानून में बदलाव। तो 1970 से 1993 के बीच में ये लोग ना 4 बार संविधान संशोधन किए और 4 बार संविधान संशोधन किए, तब जाके है ना 3 प्रकार के इस सरकार का गठन किए। अब वो 3 प्रकार के सरकार कौन था? तो 3 प्रकार का सरकार बनाया। एक बना केंद्र सरकार, एक बना राज्य सरकार, तीसरा कौन बना होगा बताइए? एक तीसरा कौन बना होगा? एक स्थानीय सरकार, जो ग्रामीण सरकार, पंचायती व्यवस्था जहां पे होती है ना। एक बना स्थानीय सरकार। ठीक है, तो 3 प्रकार के सरकार का इन लोगों ने गठन किया। तब जाके इसके बाद सभी भाषा के लोग मिलजुल कर रहने लगे। और जैसे ही मिलजुल के रहने लगे तो भैया साथ में जब मिलजुल के रहेंगे तो मिलजुल के वोट भी करेंगे। और जब मिलजुल के वोट करने लगे तो यहाँ ना जो आपका लोकतंत्र है बढ़िया से कायम हो गया। तो बेल्जियम में हुआ क्या
बेल्जियम में क्या हुआ कि भैया यहाँ के लोग इकट्ठा हुए, आपस में बैठे, यहाँ पे क्या किए ये लोग कि संविधान संशोधन किए मिलके। के बार कानून बदले भैया? तो 4 बार कानून बदले हैं। कई बार कानून बदले हैं? 4 बार कानून बदले। कब से कब तक? तो 1970 से लेके 1993 तक के बीच में 4 बार ही कानून बदले। कानून बदले तो कौन सा, कितना प्रकार के सरकार का गठन किए? 3 प्रकार के सरकार का गठन किए, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और एक स्थानीय सरकार। तब जाके वहां का जनता जो है ना बेल्जियम का, मिला लोग, साथ में बैठा लोग, अब क्या था, साथ में वोटिंग करने लगा लोग। अच्छा, इसमें संविधान संशोधन का मतलब है, बता दिया, संविधान संशोधन मतलब कानून में बदलाव। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हम बेल्जियम को देख लिए, तो बेल्जियम में हो क्या गया कि भैया बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी बढ़िया ढंग से हो गई, मतलब सबको अधिकार बढ़िया से मिला, तो लोकतंत्र यहाँ बढ़िया से कायम हो गया। दूसरा जो देश का एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं ये है श्रीलंका। सबसे पहले तो मैं श्रीलंका के बारे में बता दूं कि ये एशिया महादेश में पड़ता है, ठीक है ना। ये भारत के दक्षिण में नीचे की तरफ है, ये एक द्वीपीय देश है। हाँ, द्वीपीय देश बोल सकते हैं। द्वीपीय मतलब टापू वाला। अब कहिएगा कि अभी भी बता दीजिए, तो इसको बोलते हैं जो चारों तरफ से, जो चारों तरफ से पानी से घिरा रहे, पानी से घिरा रहे, ऐसा है ना। घिरा रहे मतलब जब चारों तरफ ना पानी पानी रहे, उसको हम द्वीपीय देश कहते हैं या टापू वाला देश कहते हैं, जो भी। तो श्रीलंका का मामला क्या था समझ लीजिए कि श्रीलंका का मामला ये था कि भैया यहाँ जब देश आजाद हुआ कब? तो ये आजाद हुआ 1948 में, भारत के आजाद होने के जस्ट 1 साल बाद। तो जब ये देश आजाद हुआ तब सिंहलियों की संख्या यहाँ पे ज्यादा थी। कई भाषा के लोग हैं, ईसाई लोग भी है 7%, सिंहली भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो हैं 74%, तमिल भाषी लोग हैं 18%। तमिल भाषी को आप 2 प्रकार से बांटे, एक मूल निवासी वहीं के श्रीलंका के जो 13% हैं, और भारतीय तमिल जो है वो है 5%। क्यों है भारतीय तमिल वहां पे, कैसे पहुंच गए, ये भी मैं बता रहा हूं। तो श्रीलंका जो बसा है वो हमारे भारत के, जैसे ये जो हमारा नीचे की तरफ, एक मिनट, ये जो हमारा नीचे की तरफ ये भारत खत्म होता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही ये टापू वाला जो देश है ये है आपका श्रीलंका। ये नीचे का है साउथ वाला पोर्शन है, दक्षिणी भाग, और यहाँ से यहाँ की कुछ ही दूरी के बाद ये श्रीलंका मेरा पड़ता है, ठीक है। तो हमारे देश से कुछ कामगार लोग या बंधुआ मजदूर लोग कह सकते हैं, बंधुआ मजदूरी करने या काम की तलाश में, जो भी कहिए, यहाँ पहुंच गए श्रीलंका में। तो वही लोग जाके वहीं बस गए, उन्हीं में से हम कह सकते हैं कि वही 5% वाले लोग हैं। बाकी सिंहली भाषा बोलने वाले लोग 74% है, 18% तमिल भाषी लोग हैं। अगर हम ये 13 और ये 5 मिला ले तो 18% होता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्म के लोग हैं। भारत के जो तमिलनाडु हैं वहां से जाकर के बस गए हैं लोग, जो बंधुआ मजदूरी वगैरह कुछ भी करने गए थे। ईसाई धर्म के आपको बता दिए हम कि 7% लोग हैं। कहानी सुनिए तब समझ में आएगा कि श्रीलंका की सरकार ने सिंहली भाषा बोलने वालों को ज्यादा मान्यता दी। अब क्यों दी? जैसे ही श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ तो सिंहली भाषा जो बोलने वाले लोग थे वो था 74%। और भैया बात तो सही है कि कोई भी जो है ना राजनीति में जब भी आएगा तो अपना वोट बैंक बनाएगा। तो वहाँ की जो सरकार थी, वर्तमान सरकार, वो 74% वाले जो सिंहली भाषी लोग थे ना उनको मान्यता दे दी, ठीक है। तो क्या हुआ कि श्रीलंका जब सन 1948 में आजाद हुआ तब उनका दबदबा था, किनका? सिंहली भाषी लोगों का। 1956 में सिंहली भाषा को राष्ट्रीय भाषा भी घोषित कर दिया इन लोगों ने। भैया राष्ट्रीय भाषा सिंहली को कब? राष्ट्रीय भाषा
सिहली को कब घोषित किया गया? 1956 ईस्वी में। मतलब बताइए क्या है कि सिहली को भी मान्यता आप दे रहे हैं, राष्ट्रीय भाषा का मान्यता दे दिए, ठीक है ना। यहाँ की सरकार जो है सिहली भाषा को मान्यता दे रही है, सिहली भाषा को ज्यादा मान रही है। क्योंकि ये ज्यादा बोलने वाले लोग हैं, तो बाकी लोग में चिड़चिड़ापन तो अबे करेगा, बाकी लोग खिसियाबे करेंगे, चाहे ये भाई साहब हो चाहे ये भाई साहब हो, सब लोग खिसियाएगा कि भाई आप मान लीजिए कि किसी बाप का 2 बेटा है, एक को आप ज्यादा वैल्यू दीजिएगा, दूसरे को नहीं दीजिएगा, तो चिड़चिड़ाबे करेगा, खिसियाबे करेगा ना। तो खिसियाया बेचारा, ये लोग गुस्सा से भर गया। क्या था बात, अभी सिहली वालों की ही कर लेते हैं। तो हुआ क्या कि सरकारी नौकरी में सिहली भाषी लोगों को प्राथमिकता दी जाने लगी, स्कूल तथा कॉलेज में भी सिहली भाषी लोगों को छूट मिलने लगा। सिहली भाषा बोलने वाले लोगों में बौद्ध धर्म के लोग अधिक थे, इसलिए वहाँ की सरकार ने उनको संरक्षित करना शुरू किया। सरकार यहाँ तो एक तरफा काम कर रही थी। सरकार क्या कर रही थी कि सिहली भाषा को ज्यादा प्रोटेक्शन दे रही थी, ज्यादा वैल्यू दे रही थी, मान्यता दे रही थी। तो हुआ क्या कि सरकार जब एक तरफा काम कर रही थी, सिहली वालों को वैल्यू दे रही थी, तमिल भाषी लोगों को वैल्यू नहीं दे रही थी, क्योंकि ये जनसंख्या में कम थे। तो तमिल भाषी लोगों ने सरकार से कहा कि भैया तुम हमारे दुश्मन हो। किसको कहा? ये लोग सरकार को कहा। क्या कहा कि भैया तुम हमारे दुश्मन हो। अब जैसे ही उन लोगों ने कहा कि तुम हमारे दुश्मन हो, लेकिन इससे भी बात नहीं बना। तुम केवल सिहली वालों के लिए काम करते हो, तुम तमिल लोगों के लिए काम नहीं करते हो। मतलब जितना भला बुरा कहना था सरकार को वो लोग बोले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो तमिल वालों ने क्या किया, आगे चल के अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और आंदोलन करना शुरू किया। क्या किया? राजनीतिक पार्टी लोग बना लिया, आंदोलन शुरू कर दिए। फिर भी सरकार ना सुनी, कुछ नहीं, कान बंद करके है ना बैठी रही, क्योंकि ये जनसंख्या में कम थे। बार बार मामला यही आ रहा है कि ये लोग जनसंख्या में ज्यादा है, ये लोग जनसंख्या में कम है। अब क्या हुआ कि तमिल वालों ने एक उग्र संगठन बना लिया। अब तमिल वालों ने उग्र संगठन बना लिया। संगठन का नाम रखा इन्होंने लिट्टे। क्या? ध्यान दीजिएगा, संगठन जो उग्र संगठन है ना, उसका नाम रखा गया लिट्टे। लिट्टे कहा जाए तो इसको हम बोल सकते हैं LITTE। लिख लीजिए LITTE। अब कहिएगा कि क्या है भैया, इसका फुल फॉर्म भी बता दीजिए। तो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। एलम का स्पेलिंग होगा EELAM, एलम, ठीक है ना। क्या? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ये पार्टी का नाम है। ये उग्र पार्टी बनाया। किन लोगों ने बनाया? तो तमिल भाषी लोगों ने मिलकर ये उग्र पार्टी बनाया। अब क्या किए कि लिट्टे नाम का जो संगठन बनाया ना, लिबरेशन ऑफ टाइगर जो भी है, एलम जो भी आपको बताए हम, तो क्या हुआ कि उग्र संगठन बना के ये लोग क्या किया कि सिहली वालों को मारना शुरू किए। खूब मारे हैं, ठीक है ना। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका के अंदर ही 2 भाषा के लोग लड़ गए और युद्ध शुरू हो गया। क्या हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि 2 भाषा के लोग आपस में लड़ना शुरू कर दिए। तो अब इसमें जो फाइनल पॉइंट हमारा बन के आता है कि श्रीलंका में सत्ता में साझेदारी बढ़िया ढंग से नहीं हुआ बढ़िया ढंग से। और जैसे ही नहीं हुआ बढ़िया ढंग से, तो क्या हो गया? श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया और श्रीलंका बर्बाद हो गया। आज तक वहां यही चल रहा है। तो क्या हुआ कि यहाँ लोकतंत्र बढ़िया ढंग से काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ सत्ता में साझेदारी नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ सत्ता में साझेदारी नहीं हुआ ठीक ढंग से, इसीलिए यहाँ लोकतंत्र ठीक ढंग से नहीं लागू हुआ। लेकिन अभी जस्ट इसके पीछे हम बेल्जियम पढ़े थे, तो बेल्जियम के बारे में हम क्या पढ़े? बेल्जियम के बारे में हम क्या पढ़े? बेल्जियम के बारे में हम ये पढ़े कि भैया यहाँ ना सब वहां के लोग मिले बैठे,
तीन प्रकार के सरकार का गठन किए। गठन करने के बाद ना ये लोग बढ़िया से ना सबका सत्ता का साझेदारी सब में बराबर ढंग से किए। उसके बाद यहाँ लोकतंत्र ठीक ढंग से लागू हुआ। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ कि दो भाषा के लोग लड़े, यहाँ भी लड़े दो भाषी लोग, ठीक है ना, फ्रेंच और डच भाषी लोग। लेकिन यहाँ लोकतंत्र बढ़िया से लागू हुआ क्योंकि सत्ता में साझेदारी बढ़िया से हुआ, लेकिन श्रीलंका में नहीं हुआ, तो यहाँ लोकतंत्र लागू नहीं हुआ। आइए एक दो और एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं। आइए हम अब देखते हैं एक प्रश्न इसी सत्ता में साझेदारी से रिलेटेड। कहा गया है प्रश्न में कि क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है, अगर हाँ तो कैसे। तो कहा जाता है, इसका जवाब आप लिखिएगा कैसे। तो जवाब लिखना मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा रहा हूँ, मैं इसको बता रहा हूँ अभी आपके सामने कि भैया सत्ता में साझेदारी। दो एग्जाम्पल तो हम देख लिए, एक एग्जाम्पल अभी और हम देखेंगे। एक जो एग्जाम्पल होगा हमारा उत्तरी आयरलैंड होगा, ठीक है। इसके बारे में भी हम अभी जस्ट देखेंगे। उससे पहले मैं आपके लिए ये प्रश्न लेके आया हूँ, जरा इसको पहले देख लेते हैं। कहा गया क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है, अगर हाँ तो कैसे, बताइए। तो अभी आप खुद ही देख लिए, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका, कि अगर सत्ता में वहां साझेदारी नहीं होता तो क्या होता। तो आप लिखेंगे कि हाँ सत्ता में साझेदारी जरूरी है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी से विभिन्न समूहों के बीच टकराव की आशंका कम हो जाती है। क्या हुआ था, दो देश जब हम बेल्जियम और श्रीलंका पढ़ लिए, इसमें हुआ क्या। तो इसमें भैया दो भाषी लोग थे, जिनमें एक की संख्या ज्यादा थी, एक की संख्या कम थी। सरकार इन दोनों को मैनेज जहां कर ली, मतलब जैसे बेल्जियम में कर ली, तो वहां लोकतंत्र बढ़िया से लागू हो गया। लेकिन श्रीलंका में इनको ना बढ़िया ढंग से मैनेज नहीं कर पाई सरकार, तो वहां के लोग आपस में ही लड़ गए, गृह युद्ध छिड़ गया, उससे वहां लोकतंत्र लागू नहीं हुआ। तो भैया सत्ता में साझेदारी होना बहुत जरूरी है। आगे देखेंगे, सत्ता में बंटवारा से लोग लोकतंत्र, ठीक है, सत्ता में बंटवारा से लोकतांत्रिक व्यवस्था भी ठीक रहता है। बात तो सही है कि अगर सत्ता में बंटवारा आप ठीक ढंग से करिएगा, यानी सत्ता में साझेदारी आप ठीक ढंग से करिएगा, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था तो ठीक रहेगी। आगे क्या है कि सत्ता में साझेदारी हो जाने से समाज में रहने वाले सभी वर्ग देश के विकास में अपना योगदान देते हैं और देश के हित में सोचते हैं या सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर सत्ता में साझेदारी नहीं हो तो लोग ऐसा नहीं करेंगे। बात तो सही है कि अगर आप ठीक ढंग से सत्ता में साझेदारी करते हैं, वहां की सरकार बढ़िया से सत्ता में साझेदारी करती है, सभी को बराबर का हक देती है, ऐसा नहीं कहने के लिए केवल, ठीक है ना, केवल कागजी रूप से नहीं, धरातल पर भी होना चाहिए। उसके बाद ठीक है ना, इसलिए सत्ता में साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। यही कारण है कि हम सत्ता में साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा कहते हैं। बात समझ लीजिए। आगे आइए, अब अगला जो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो हम लेने वाले हैं उत्तरी आयरलैंड का। आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं अब उत्तरी आयरलैंड का। उत्तरी आयरलैंड जो कि ईसाई धर्म के लोगों का देश है, इसमें दो भाषाएं, दो लोग ज्यादा है, कैथोलिक लोग 44%, प्रोटेस्टेंट लोग 53%। अब समझते हैं मामला क्या है। कैथोलिक लोगों का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो कर रहा था नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि उत्तरी आयरलैंड को, जो कि ये पूरा देश था उत्तरी आयरलैंड, इसको आयरलैंड में मिलाना चाहती थी। क्यों मिलाना चाहती थी? क्योंकि जो आयरलैंड था वो कैथोलिकों का देश था। दूसरी तरफ अगर बात हम करें प्रोटेस्टेंट का, तो प्रोटेस्टेंट जो थे, इनका जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो कर रहा था यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी याद रखिएगा नाम। और जो ये यूनियनिस्ट पार्टी थी वो इनको, या यूं कहें इस पूरे देश को ग्रेट ब्रिटेन में मिलाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि जो ग्रेट ब्रिटेन था वो प्रोटेस्टेंट एक देश था। अब बात ऐसा था कि अगर ऐसा हो जाता
तो देश लगभग टूट जाता है या लगभग दो भागों में बट जाता है, या यूं कहें कि इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन इस समय एंट्री होती है सन 1968 की, जब टोनी ब्लेयर नाम के एक ब्रिटिश सरकार में रहने वाले इंसान ने दोनों समुदायों को सत्ता में साझेदारी दी, बराबर का अधिकार दिया और इस समस्या को लगभग खत्म कर दिया कि भैया आप लोग लड़ो। इस प्रकार से इनको सत्ता में साझेदारी दी गई और यहाँ पे लोकतंत्र ठीक ढंग से लागू हो पाया। अब बात यह है कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो ये वीडियो मैंने आज आपको बताया, वीडियो में जो भी मैंने बताया सत्ता की साझेदारी, अब खत्म हो गया सत्ता की साझेदारी, क्योंकि मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए, एक था बेल्जियम, दूसरा श्रीलंका और तीसरा उत्तरी आयरलैंड। एक क्वेश्चन भी कराया मैंने आपको। तो अब नहीं लगता है कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होगी सत्ता में साझेदारी समझने की। अगला जो मैं वीडियो लाऊंगा वो पार्ट 5 होगा, जिसमें मैं आपको लोकतंत्र में द्वंद्ववाद समझाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर इस वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो या अगर शिकायत ही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जरा सा भी आपको हमारी मेहनत दिख रही हो, तो भी आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप चाहते हैं कि ये वीडियो लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर से हम अपने अगले वीडियो में। जैसा कि आपको टाइमिंग पता है कि हमारा जो वीडियो है प्रत्येक बुधवार और रविवार को आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।